नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले किसानों के संग्राम से करते हैं। किसानों ने आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने की ठान ली है। किसान अब 12 दिसंबर को देश भर के टोल नाकों को फ्री करने की तैयारी में है, जबकि 14 दिसंबर को देश भर में बीजेपी नेताओं के घेराव से लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की योजना है। यही नहीं, सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठनों ने 12 दिसंबर से दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने की चेतावनी भी दी है। किसानों ने कल दिल्ली, जयपुर और आगरा हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। ये किसान आज से दिल्ली कूच करने के लिए हाईवे पर डट गए हैं। एक तरफ जहां अलवर हरियाणा बॉर्डर पर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, तो वहीं जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर किसी भी हालात से निपटने के लिए जयपुर पुलिस का जाब्ता तैयार है। और सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, चुनाव परिणाम पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। बीजेपी ने भ्रामक रूप से झूठ फैलाया। किसान आंदोलन को दबाने के लिए ये झूठ फैलाया है। पंचायती समिति में कांग्रेस को 0.29% से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी का वोट प्रतिशत 1% कम हुआ है। किसान कृषि कानून के खिलाफ है, गहलोत ने कहा है ट्वीट करके। तो सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने भ्रामक रूप से पंचायती राज चुनाव प्रचार को जनता के बीच पेश किया, मीडिया के सामने ऐसे पेश किया जैसे कांग्रेस का सफाया हो गया हो। राजस्थान के किसानों ने 18 माह में 18% कम वोट देकर किसान आंदोलन का साथ दिया है। राजस्थान के किसान पूरी तरह नए कृषि कानूनों के खिलाफ, इसलिए उन्होंने भाजपा के विरोध में वोट किया है। किसान आंदोलन को फीका करने के लिए बीजेपी ने राजस्थान के पंचायती राज चुनाव परिणामों का झूठ फैलाया। 222 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बीजेपी से 0.29% ज्यादा वोट मिले हैं। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से महज 1.05% कम वोट मिले हैं और बीजेपी का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव की तुलना में 18% कम हुआ है। 18 माह में 18% कम हो गया बीजेपी का वोट प्रतिशत। 2015 में बीजेपी के 14 जिला प्रमुख बने थे, इस बार 13 ही बने हैं। और बात करते हैं नवजातों के गुनहगारों की। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि जेके लोन अस्पताल मौत मामले में बड़ा अपडेट किया है कि बीजेपी ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। राजेंद्र राठौर और मदन दिलावर कमेटी में शामिल हैं। संदीप शर्मा और जसकौर मीणा भी इस कमेटी में हैं शामिल। और कमेटी में आपको बता दें कि ये जो कमेटी बनाई गई है वो मामले में तथ्यों की निष्पक्षता से जांच करेगी। तो वहीं इस मामले पर नागांव सांसद ने भी सरकार को घेरा है और कहा है कि दिवंगत नवजातों की माताओं के दिल के दर्द को महसूस कर मामले में जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि अशोक गहलोत जी, दिवंगत नवजातों की माताओं के दिल के दर्द को महसूस करो और मामले में जिम्मेदारी तय करो, क्योंकि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बयानों से जनता संतुष्ट नहीं होगी। सैकड़ों नवजात इसी अस्पताल में पहले भी दम तोड़ चुके हैं। आवश्यक संसाधन और स्टाफ उपलब्ध करवाने हेतु तुरंत निर्देश जारी करें। वही मामले में अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव BL मीणा और रजिस्ट्रार ओमी पुरोहित मामले की जांच करेंगे। आयोग अध्यक्ष जस्टिस महेंद्र चंद्र शर्मा ने 15 दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जांच इस बिंदु पर की जाएगी कि आखिर नवजातों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या फिर किसी लापरवाही के चलते मौतें हुई हैं। तो जेके लोन में नवजातों की मौत के मामले को लेकर अस्पताल में दिन भर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दौरा किया। अस्पताल में लगातार हो रही मौत को लेकर अस्पताल के उपाधीक्षक और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GK शर्मा से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। बच्चों की मौत को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में आने के बाद संभाग के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल में आज NICU वार्ड स्टार्ट कर दिया गया है। हमारे साथ अस्पताल के उप अधीक्षक GK शर्मा साहब उपस्थित हैं। उनसे हम जानते हैं कि इसमें क्या खासियत है और खास आज ही शुरू क्यों किया गया। शर्मा साहब, आपसे जानना चाहते हैं इसमें क्या खासियत है जो आज ही शुरू किया गया। देखिए,
हमारे यहाँ पे नवजात के लिए पहले जो व्यवस्था थी उसमें बेड की समस्या हमेशा रहती थी। बच्चे ज़्यादा रहते हैं, बेड हमारे पास कम थे, तो बेड एक्सटेंड होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और उसी के लिए मतलब कोशिश की जा रही थी। ये पहले एक पुराना वार्ड था जिसको पूरा रिनोवेट करके और एक 12 बेड की नई NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट लेवल 3 शुरू करी गई है। एक विस्तार है सेवा का और सुविधा में इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। वैज्ञानिक बात यह है कि जब किसी का बच्चा यहाँ पे भर्ती होता है और बच्चे के जब ठीक हो जाता है तो उसको लगता है कि भाई हाँ कुछ किया गया है, लेकिन किसी परिस्थितिवश उसकी बीमारी की गंभीरता की वजह से वो जहाँ से भी लेके आए, जिन भी परिस्थितियों में आए हैं, कभी कभी सब कुछ करते हुए भी मृत्यु हो जाती है। और जब बच्चे की मृत्यु होती है तो निराशा होती ही है। जब परिजनों को निराशा होती है तो वो उसके पीछे निश्चित रूप से मतलब उस निराशा को डॉक्टर्स या स्टाफ की कमी के रूप में या उनकी जो उन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर भी डालते हैं। तो ये कहना है उप अधीक्षक जो जेके लोन अस्पताल के हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि संभाग का सबसे बड़ा जेके लोन अस्पताल, मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल, जहां राजस्थान ही नहीं बल्कि MP तक के बच्चे यहाँ रेफरल होकर यहाँ आते हैं इलाज के लिए, तो उनकी उम्मीदों पर ये खरा उतरे और व्यवस्थाओं में सुधार हो ताकि जो आम जन है उनमें आक्रोश व्याप्त नहीं हो। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू। रुक करते हैं अगली खबर का। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, लेकिन राजस्थान पुलिस लगातार बदमाशों का पीछा कर रही। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 5 अलग अलग वारदातों में शामिल अपराधियों को पुलिस ने उनके असल अंजाम तक पहुंचा दिया है। कहीं अवैध दवाओं का जखीरा बरामद, तो कहीं बांटी जा रही थी मौत। नकली शराब के मुनाफाखोरों पर बड़ी चोट, मरुधरा के गुनहगारों पर शिकंजा। मरुधरा में शहर शहर क्रिमिनल्स ने गुनाह की अनगिनत गाथाएं लिख रखी हैं। तकरीबन हर शहर, इलाका, कस्बा इन गुनहगारों के पाप का गवाह है। जयपुर में औषधि नियंत्रण संगठन की बड़ी कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की प्रतिबंधित दवाएं पकड़ी गई हैं। पकड़ी गई दवाओं में सोमिकोल्ड की दवाएं सबसे बड़ी मात्रा में शामिल हैं। सिट्रीजिन, फिनाइलएफिन, पैरासीटामोल और कैफीन के कॉम्बिनेशन से ये दवा बनाई गई है, जो भारत में पिछले 2 सालों से प्रतिबंधित है। वहीं CID क्राइम ब्रांच ने राजस्थान और MP की सीमा पर गांजे का जखीरा बरामद किया है। टीम ने 104 किलो अवैध गांजा, 2 कारों समेत तस्करी में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश आंध्र प्रदेश से 2500 रुपए किलो के हिसाब से गांजा खरीदते थे और इसे राजस्थान के भीलवाड़ा, राजसमंद समेत अन्य जिलों में 15 से 20 हजार रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया करते थे। उधर जयपुर के ही काला डेरा इलाके में पुलिस ने शराब की शक्ल में मौत बांटने वाली नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। जयपुर रेंज के IG ने बताया कि सूचना के आधार पर काला डेरा थाना पुलिस ने अनूपपुरा गांव में फैक्ट्री पर छापा मारकर एक युवक को गिरफ्तार किया है। काला डेरा थाना क्षेत्र में एक सीतारामपुरा गांव में एक बाबूलाल करके आदमी अपने निवास स्थान पर शराब बनाने की फैक्ट्री चला रहा है। इसके अनुसार टीम ने तस्दीक करके जब दबीज दी है, दबी के दौरान 29 कार्टून शराब बरामद हुआ। इसमें अभियुक्त ने 2 तरफ से शराब बनाने का काम कर रहा था। जोधपुर ग्रामीण पुलिस भी राजधानी की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला रही है। जोधपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बाव थाना पुलिस ने करीब 6 लाख रुपए की कीमत की 30,000 अवैध नशीली गोलियों को बरामद किया है। इसके साथ ही नशे के 3 सौदागरों को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान 1,60,000 रुपए नगद और 2 मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शादी समारोह से नकदी और जेवरात से भरे बैग पार करने वाले MP के सांसी गैंग के 4 सदस्यों को लोगों को गिरफ्तार किया है। सांसी गैंग के सदस्यों ने 28 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मैरिज होम से जेवरात से भरा बैग पार किया था और इस जुर्म को चोरों ने कबूल भी कर लिया है।
ने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया और तकनीकी सहयोग लेते हुए और मोबाइल नंबरों, संदिग्ध मोबाइल नंबरों के आधार पर इस गैंग की तलाश की गई। तो ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कड़िया गांव के सांसी गैंग है, जो इस वारदात की पेशेवर गैंग है ये। तो इसको दस्तयाब किया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके और उनसे जो चोरी गया माल है, नकद राशि और जेवरात, वो बरामद किए गए हैं। न कोई कॉल आया, न किसी को ओटीपी बताया, न ही किसी लिंक पर क्लिक किया, फिर भी बैंक अकाउंट से पूरे 3,08,000 रुपए कैसे गायब हो गए। मामला अजीब लग रहा है, लेकिन किसी अज्ञात साइबर ठग ने टोंक शहर के कमलेश सैनी के बैंक के अकाउंट को पूरा खाली कर दिया। कमलेश को अपने साथ हुई इस वारदात का पता उस समय चला जब उनके मोबाइल पर ट्रांजैक्शन को लेकर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 73 मैसेज आए। पीड़ित ने बीते दिन बैंक को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए आज कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। मेरा खाता भारतीय स्टेट बैंक सुभाष टोंक में खुला हुआ है। मैं 9 तारीख को आराम से सो गया था। उसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि 12 से 1 के बीच में 73 बार ट्रांजैक्शन कर मेरे संपूर्ण 3,08,564 रुपए निकाल लिए हैं। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस के आह्वान पर देश भर में बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जयपुर में भी अहिंसा सर्किल ब्रांच पर बैंक कर्मियों ने शाम 5:30 बजे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के साथ साथ राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैंक कर्मियों के प्रदर्शन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सचिन कुमार ने। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अब लगातार बैंक कर्मियों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आज बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी बैंक के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक कर्मचारियों में आक्रोश है। उनका साफ ये कहना है कि जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की पूरी तरह गलत है। निजीकरण को लेकर इनका खास रोष नजर आ रहा है। इनका साफ कहना है कि निजीकरण बंद होना चाहिए और तमाम तरह के बैंक ऑफ इंडिया की जो अन्य मांगे हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, किस तरह का प्रदर्शन है, क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन ने बैंक के निजीकरण के विरोध में बैंक के जो लोन उसके रिकवरी के लिए बैंकों में भर्ती, चाहे वो लिपिक हो, चाहे अधीनस्थ कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे चौकीदार हो, आज सालों से डेली बेस काम कर रहे हैं। उनको पूरा करने के लिए इन मांगों को, उसके बाद जो हमारी आर्थिक जो मेडिकल के अंदर इन्होंने अधिकारी कर्मचारियों में डिफरेंस कर रखा, भेदभाव कर रखा, उसको दूर करने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन से पूर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी देश भर में 1 दिन की हड़ताल कर चुके हैं। कोविड में कर्मचारियों का यह संघर्ष अपने आप में इस बात की गंभीरता को प्रदर्शित करता है कि बैंक के ऊपर प्रबंधन की कुनीतियों से कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन चिंतित है, जो सदैव फाइनेंशियल ऑफ द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए काम करता है। तो आगे अगर सरकार और मैनेजमेंट मजबूर करेगा तो फिर हड़ताल दर हड़ताल होगी। हड़ताल हमारी मजबूरी है। मैनेजमेंट अगर थोपेगा तो हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं। सरकार की नीतियों और तमाम तरह की अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने साफ किया कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़ती है तो बैंक कर्मियों से पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। दिव्यांग व्यक्ति के लिए योग्य जीवन साथी मिलना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन विकास सेवा संस्थान दिव्यांगों को विवाह के बंधन में बांधने की मुहिम चला रहा है। दिव्यांगों को अकेलेपन के बजाय योग्य जीवन साथी चुनने के लिए यूथ संस्थान ने परिचय सम्मेलन की मुहिम चलाई, लेकिन इस कोविड काल में दिव्यांगों के लिए divyangjeevansathi.com वेबसाइट बनाकर मदद करने की कोशिश की है। इसमें दिव्यांग निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विकास सेवा संस्थान के संस्थापक झुंझुनू जिले के लीलाधर भगेरिया खुद भी दोनों पैर से दिव्यांग हैं, इसलिए दिव्यांगों के एकाकी जीवन के कड़े अनुभवों से गुजरने के बाद उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। संस्थान शुरू किया जिसके अंदर हम लोग विकलांग बच्चों को स्पेशल एजुकेशन देना और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट स्कूल में जाके क्रिएट करना, ये सब काम हम लोग करते थे। विकलांगों के लिए एडवोकेसी वगैरह का काम करते थे। अभी हम लोगों ने विकलांगों का सामाजिक एकीकरण करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है www.divyangjeevansathi.com, जिसके अंदर कोई भी दिव्यांग फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने आज राज्य स्तरीय सीनियर T20 चैलेंज ट्रॉफी के लिए ट्रायल की शुरुआत की है। बीसीसीआई की सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम के संभावितों का चयन इसी ट्रायल के आधार पर किया जाएगा। इस ट्रायल के आधार पर 6 टीमों के बीच ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाएंगे। हालांकि आरसीए ने इस चयन ट्रायल के लिए सभी जिला संघों से पहले 2-2 खिलाड़ियों को बुलाया है, लेकिन बाद में जिला संघों की मांग पर ट्रायल के दौरान 4-4 खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया। आज पहले दिन 20 जिला संघों के 68 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया। तो बीसीसीआई के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र में प्रस्तावित सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी से पहले आरसीए अपनी तैयारियों में जुट गया है। आरसीए ने अपनी टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किया है। इस लिहाज से राज्य स्तरीय सीनियर T20 चैलेंजर ट्रॉफी जयपुर में कराई जाएगी। खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आज से शुरू हुआ, जो कल भी जारी रहेगा। इसमें हर जिला क्रिकेट संघ के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो पहले दिन ट्रायल का जायजा लिया हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। 19 महामारी के कारण देश प्रदेश की खेल गतिविधियां एक बार की रुक गई थी। उसके बाद से अब जाकर के धीरे धीरे इनकी शुरुआत होने लगी है। बीसीसीआई ने भी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत कर दी है। लिहाजा जनवरी में सैयद मुश्ताक अली T20 प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। इससे पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अपनी टीम का चुनाव करने के लिए ट्रायल आयोजित कर रही है और इस वक्त मैं राजस्थान क्रिकेट एकेडमी पर हूं, जहां पर कि इस समय जो खिलाड़ी आए हैं वो यहां पर ट्रायल दे रहे हैं, गेंदबाजी और बैटिंग में अपना दमखम दिखा रहे हैं ताकि इनका सिलेक्शन हो सके। जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी है वो यहां पर अभी हाल ही में वैभव गहलोत की अध्यक्षता में जो आरसीए चल रहा है उन्होंने गठित की है और वो इन पर कड़ी देखरेख कर रही है ताकि अच्छे और बेहतरीन खिलाड़ियों का चुनाव किया जा सके। सैयद मुश्ताक अली T20 के लिए राजस्थान की जो टीम चुनी जाएगी उसमें जो तमाम वरिष्ठ खिलाड़ी हैं जो कि पहले अनुभव ले चुके हैं और बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट खेल चुके हैं, उन्हें इससे मुक्त रखा गया है। लेकिन जो बाहरी जो जिलों से तमाम जिलों से जो खिलाड़ी 2-2 खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलाया गया है, उनको यहाँ पर देखा जा रहा है कि वे किस तरह से अपना प्रदर्शन रखते हैं, बैटिंग बॉलिंग में या फिर ऑलराउंड प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें टीम में जगह दी जाएगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन होगा। 15 दिसंबर से ये चैलेंजर ट्रॉफी यहाँ पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 6 टीमें बनाए जाने की संभावना है। इसके आधार पर जो इस चैलेंजर ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसका चुनाव राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की टीम में होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के डोमेस्टिक टूर्नामेंट एक बार फिर से पटरी पर लौटने वाले हैं। कोरोना काल में खासतौर पर कोविड की गाइडलाइन जो है उसकी पालना यहाँ पर बेहतरीन तरीके से की जा रही है। खिलाड़ियों में सोशल डिस्टेंस की पालना को लेकर के विशेष जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं उसकी पालना यहाँ पर नजर आ रही है। जो तमाम स्टाफ है वो यहाँ पर मास्क में नजर आया। तो खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर मास्क नहीं पहन सकते, लेकिन उनमें सोशल डिस्टेंस किस तरह से हो सके उसे लेकर के खास सावधानी बरती जा रही है और तमाम नियम कायदों के साथ में इस जो ट्रायल है उसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इससे आरसीए को उम्मीद है कि बेहतरीन खिलाड़ी मिल सकेंगे और राजस्थान क्रिकेट का नाम एक बार फिर से रोशन हो सकेगा। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। अभी तक आपने ISI मार्क के हेलमेट, स्टील पाइप और दूसरे उत्पादों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन अब आपको कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली एमसैंड यानी कि डस्ट और रोड़ी भी ISI मार्क की मिलेगी। भारतीय मानक ब्यूरो की जयपुर शाखा ने इसे लेकर देश का पहला लाइसेंस जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बजरी की टेंशन अब और नहीं, मिल गया सस्ता और मजबूत विकल्प। डस्ट और रोड़ी को ISI मार्क का एमसैंड के लिए लाइसेंस जारी। जी हां, एमसैंड यानी कंस्ट्रक्शन में बजरी का विकल्प, सस्ता और मजबूत। और अब तो एमसैंड और रोड़ी को ISI मार्का मिलेगी। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा ने इसे लेकर देश का पहला लाइसेंस जारी किया है। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा ने देश भर में पहला लाइसेंस जारी किया है श्री कृष्णा ग्रिड को। ये कोर्स एग्रीगेट और एमसैंड के लिए है, जो कि IS 383
383 2016 के हिसाब से इसकी टेस्टिंग की गई है इंडिपेंडेंट लैब में, और टेस्टिंग के बाद सब गुणवत्ताओं में इसको परखा गया है, और जब इसका रिपोर्ट पास आई है उसके बाद ही लाइसेंस दिया गया है। एमसैन का पहला लाइसेंस प्राप्त करने वाली श्री कृष्ण ग्रिड कंपनी का कहना है कि बजरी पर रोक लगने के बाद डस्ट का प्रचलन बढ़ा है और अब लाइसेंस मिलने से लोगों का भरोसा भी एमसैन पर बढ़ेगा। जितनी भी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।